नमस्ते बच्चों, पाँचवें पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना पाँचवा पाठ है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारक के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक कसैले होते हैं तथा चिकने होते हैं और इनकी पहचान हम लिटमस पत्र द्वारा कर सकते हैं। ये भी आपने पढ़ा था। आयनिक यौगिक के बारे में भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, फिर भी हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। तो आयनिक यौगिक, इसमें भी आपने सोडियम क्लोराइड का पढ़ा था। तो सोडियम जो तत्व होता है बच्चों, उसका संकेत होता है Na और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 281। यानी इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये स्थायी स्वरूप प्राप्त करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे देता है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसकी दूसरी कक्षा ही इसकी अंतिम कक्षा हो जाएगी। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम आयन कहलाएगा, क्योंकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी एक धन आवेश की वृद्धि हो गई। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो गया? 2 8। उसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 2 8 7। यानी इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और स्थायी स्वरूप प्राप्त करने के लिए इसे अष्टक स्थिति प्राप्त करनी है। तो अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से ले लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके बाहरी कवच में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और वो स्थायी स्वरूप का हो जाएगा। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा? 2 8 8। यानी बाहरी कवच में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। इसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन, इसे कहते हैं सोडियम आयन। तो अब ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया और इन दोनों के मिलने से ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड नामक आयनिक यौगिक तैयार हुआ। आयनिक यौगिक यानी 2 आयनों के आपस में जुड़ने से बना। और दोनों आयनों पे कैसा आवेश है? एक पे धन आवेश और दूसरे में ऋण आवेश है। तो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और आपस में एक बंध बना लेते हैं, जिसे कहते हैं आयनिक बंध। जब आयनिक यौगिक पानी में घुलता है तो उसकी दोनों आयन, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन, और ऋण आयन को कहते हैं एनायन। ये दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं। और कैटायन के चारों तरफ भी पानी के अणु उस कैटायन को पूरी तरह से घेर लेते हैं और एनायन को भी पूरी तरह से पानी के अणु घेर लेते हैं। यानी उस आयनिक यौगिक का पूरी तरह से पानी में वियोजन हो जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और सोडियम आयन के चारों तरफ पानी के अणु होते हैं और क्लोराइड आयन के चारों तरफ भी पानी के अणु से घेर लेते हैं। तो इसे AQ लिखा है। AQ यानी जलीय विलयन, यानी पानी के अणु इसके चारों तरफ है। यहाँ भी AQ लिखा है, यानी क्लोराइड आयन के चारों तरफ भी क्या है? पानी के अणु है, अर्थात ये पानी के अंदर घुला हुआ है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना आर्हीनियस का अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ समीकरण देखते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये गैस रूप में है। जब इसको पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। और ये AQ लिखा है दोनों जगह पे,
नीचे की साइड में ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है जलीय विलयन। पानी लिखा है यहाँ पे और नीचे आपको क्या लिखना है, वियोजन। वियोजन यानी घुल जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको भी जब पानी में घोला जाता है तो ये वियोजित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन और HSO4 आयन बनता है। ये HSO4 आयन, इससे फिर हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनते हैं। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं ये अम्ल है और जब ये पानी के साथ पानी में घुल जाते हैं तो केवल एक ही धन आयन बन रहा है और वो कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में वियोजित होकर के केवल हाइड्रोजन नामक कैटायन बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अम्ल। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं क्षारकों को। ये दो क्षारक लिए हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ठोस रूप में है, S लिखा यानी ठोस रूप में, सॉलिड। जब इसे पानी में घोला जाता है तो सोडियम आयन बनता है और OH आयन बनता है। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक है और ये भी ठोस रूप में है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो कैल्शियम आयन बनता है और OH आयन बनता है। तो क्षारक को जब पानी में घोला जा रहा है तो OH आयन यानी N आयन बन रहा है। तो ये केवल जो OH ऋण आयन बन रहा है, इसके आधार पर क्षारक की परिभाषा है। ऐसे पदार्थ जो पानी में वियोजित होने पर केवल OH, जिसे हम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड नामक N आयन बनाते हैं, उन पदार्थों को क्षारक कहते हैं। बच्चों अपना अगला टॉपिक है अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण। तो अम्लों का और क्षारकों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अम्ल का वर्गीकरण तीव्र अम्ल और सौम्य अम्ल। उसी तरह से क्षारकों का भी दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, तीव्र क्षारक और सौम्य क्षारक। क्षारक को हम भस्म भी कहते हैं। अब तीव्र अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो पानी में लगभग पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन के रूप में कैटायन और संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ अम्लों के नाम लिखे हैं, HCl, HBr, HNO3 और H2SO4। अगला है सौम्य अम्ल। सौम्य यानी जो तीव्र ना हो। तो ऐसे अम्ल जिनका पानी में पूरी तरह से वियोजन नहीं होता है और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन और संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो अम्ल के अणु वियोजित नहीं हुए हैं वो भी उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे अम्लों को हम कहते हैं सौम्य अम्ल। जैसे है H2CO3 और CH3COOH। उसके बाद है बच्चों तीव्र भस्म। तीव्र भस्म हम किसे कहेंगे? तीव्र क्षारक पानी में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं और OH आयन तथा संबंधित क्षारक के लवणीय मूलक आयन के रूप में पाए जाते हैं। जिससे उदाहरण है यहाँ पे NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। किसे सौम्य क्षारक किसे कहते हैं या सौम्य भस्म किसे कहते हैं? ऐसे भस्म जो पानी में पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते हैं और उनका पानी में वियोजन होते समय OH आयन और संबंधित लवण के लवणीय मूलक कम मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो भस्म वियोजित नहीं हुए हैं उनके अणु भी उसमें बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है क्षारक। जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय होते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। जैसे NaOH और KOH, ये क्षार कहलाते हैं।
और जो पानी में कम मात्रा में वियोजित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सौम्य लवण। बच्चों अगला टॉपिक है अपना क्षारकता और अम्लता। तो हम यहाँ पे अम्ल के एक अणु से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या देखते हैं। ये मैंने ऊपर अम्ल लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे केवल एक हाइड्रोजन आयन बनता है। HNO3, इससे भी केवल एक हाइड्रोजन आयन बनता है। H2SO4, इससे 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। H2CO3 से 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। H3BO3, इससे 3 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। CH3COOH, इससे केवल एक हाइड्रोजन आयन बनता है। H3PO4, इससे 3 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। उसी तरह से क्षारक, तो क्षारक के एक अणु से प्राप्त होने वाले OH आयनों की संख्या देखते हैं हम। NaOH, केवल एक OH आयन बन रहा है। KOH से भी एक OH आयन बन रहा है। CaOH का होल ट्वाइस, इससे 2 OH आयन बन रहे हैं। BaOH का होल ट्वाइस, इससे 2 OH आयन बन रहे हैं। AlOH का होल थ्राइस, इससे 3 OH आयन बन रहे हैं। FeOH का होल थ्राइस, इससे भी 3 OH आयन बन रहे हैं। और NH4OH, इससे केवल एक OH आयन बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में आई आपको, अम्ल की विशेषता क्या है? उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। और क्षारक की विशेषता क्या है? उसमें OH आयन पाए जाते हैं। अब है अम्ल की क्षारकता हम किसे कहते हैं? अम्ल की क्षारकता की परिभाषा होती है बच्चों, अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं वह संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। उसी तरह से बच्चों क्षारकों की अम्लता होती है। जिस तरह से अम्लों की क्षारकता होती है उसी तरह से क्षारकों की अम्लता होती है। तो क्षारक की अम्लता की परिभाषा क्या हुई? एक क्षारक के एक अणु के वियोजन से प्राप्त होने वाले OH आयनों की संख्या को हम उस क्षारक की अम्लता कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको याद करनी है। अब बच्चों अगला टॉपिक है अपना अम्लों तथा क्षारकों की सांद्रता। तो अम्लों और क्षारक की सांद्रता समझने से पहले हम एक प्रयोग करेंगे। और प्रयोग क्या है? एक नींबू लेकर के उसके 2 बराबर भाग कर देते हैं। एक और दोनों का रस एक एक ग्लास में निचोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले ग्लास में आधा पानी भरते हैं और दूसरे ग्लास में पूरा पानी भर देते हैं। पहले ग्लास को उसके पानी को निकाल के चखते हैं तो हमें खट्टा लगता है। दूसरे ग्लास के पानी को भी एक चम्मच लेके पी के देखते हैं तो वो भी हमें खट्टा लगता है। पर कौन सा हमें ज़्यादा खट्टा लगेगा? पहले ग्लास का पानी जिसमें, और दूसरे ग्लास का पानी हमें कम खट्टा लगता है क्योंकि नींबू का रस तो उसमें आधा नींबू का रस है पर पानी की मात्रा उसमें अधिक है। तो पहले ग्लास के पानी को हम कहेंगे सांद्र पानी, जो अधिक खट्टा लग रहा है। और दूसरे ग्लास के पानी को हम क्या कहेंगे? तनु। विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर ऐसे विलयन को हम कहते हैं सांद्र विलयन। और दूसरा विलयन जिसमें विलयन के अंदर विलेय की सांद्रता कम हो तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जाता है, पर सामान्य रूप से 2 प्रकार की इकाइयों का अधिक उपयोग किया जाता है। उनमें से पहली इकाई है ग्राम प्रति लीटर, यानी विलायक के 1 लीटर द्रव्यमान में विलेय की ग्राम में कितनी मात्रा है, इसे व्यक्त करने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं ग्राम प्रति लीटर। और दूसरा है मोल प्रति लीटर, अर्थात विलायक के 1 लीटर
की मात्रा में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। इस राशि को व्यक्त करने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं मोल प्रति लीटर। इसके आधार पे एक सारणी आपकी बुक में दी हुई है, उसे हम प्रश्न उत्तर जब हल करेंगे तब उसी के साथ में करवा दूँगी, क्योंकि उसी से संबंधित एक प्रश्न भी आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है।